प्रिय विद्यार्थियों, भारत के अपोहा तंत्र में आज हम आपके सामने प्रायद्वीप भारत की नदियों के विषय में चर्चा करेंगे। प्रायद्वीप भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिम घाट द्वारा होता है, जो पश्चिम तट से निकलकर निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीप भाग के अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं, पश्चिम घाट से निकलकर, और उनका प्रवाह पूर्वी घाट की तरफ होता है तथा बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वर नदमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीप नदियां की अपोहा द्रोणी आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में ये नदी बहुत ही दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गार्जों से बहती है तथा जहाँ ये नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। दूसरी मुख्य नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, इसलिए ये सब एस्चुरी बनाती है, नर्मदा और ताप्ती, लेकिन इनकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों में है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत ही अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय मैदानों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपूजा तथा पेरियार हैं। तीसरी मुख्य नदी गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीप नदियों में इसका अपोहा तंत्र सबसे कम बड़ा है। इसकी नदी द्रोणी 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा तथा पैनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी हम जाना जाता है। वैनगंगा, पैनगंगा इसकी बड़ी नदियां हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा ये उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसी पर ही हीराकुंड बांध बनाया गया है। इसकी नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपोहा द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। अगली नदी है कृष्णा नदी। महाराष्ट्र के दक्षिण घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी और भीमा की सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा बहुत बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियों में घटप्रभा और मूसी, भीमा की द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र में फैली हुई है। दक्षिण भारत की प्रायद्वीप भारत की मुख्य नदियों में से एक कावेरी नदी। कावेरी पश्चिम घाट में ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण भाग में बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हिमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। भारत में दूसरे सबसे बड़े जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है, भद्रावती का है, और उसका दूसरी उत्पत्ति मैसूर, बंगलोर तथा कोलाड स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। स्वर्ण रेखा जहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा की तरफ हमको बहती है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बहती है। ब्राह्मणी
उड़ीसा में हमको देखने को मिलती है। भारत के 31% भारत पृथ्वी में 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इससे 97% जल लवणीय है। केवल 3% इस वक्त जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। हम जलीय संसाधन के विषय में जब नदियों की बात चर्चा कर रहे हैं तो उसके बाद हम बात करते हैं छोटी छोटी जल वितरिकाओं के विषय में, जैसे झील, कश्मीर की घाटी, प्रसिद्ध डल झील, नवाले शिकार से आप परिचित हैं। कश्मीर, नैनीताल, नक्की झील, नैनी झील प्रमुख झीलें हैं। बड़े आकार और झीलों में समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत सागर, अरल सागर है। भारत में बहुत सी झीलें जो एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न हैं। अधिकतर झील स्थायी होती हैं तथा कुछ केवल वर्षा ऋतु में पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें, या कुछ ऐसी झीलें हैं जिसके निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादरों की क्रिया के रूप में फलस्वरूप होता है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु नदियों मानवीय क्रियाकलापों के कारण होता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्रों में हैं। यह मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। तो शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियाँ कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्रों में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंद गए। इसके फिर जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झीलें हैं। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी की बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में वर्षा पानी के बाद ये आसपास के क्षेत्रों को जलवायु सामान्य बनाती है तथा जलवायु को संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन बढ़ाती है तथा हम मनोरंजन प्रदान करती है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों की अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधनों है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट से प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये गांव एवं बड़े शहरों में प्रवृत्त हो चुके हैं। अपने राज्यों के उन शहरों में सूची तैयार कीजिए, आपको पता पड़ेगा कि जो नदी किनारे स्थित है। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ अधिकांश जनसंख्या जीवा के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत की एटलस लो और एटलस लेकर आपको करना क्या है, भारत का नक्शा लेना है और उस पर ये करना है कि भारत में कौन कौन सी नदियों के किनारे कौन कौन से नगर अवस्थित हैं। आप और जो नगर उस नदियों के किनारे अवस्थित नहीं है, उनकी स्थिति और उनकी स्थिति की तुलनात्मक अध्ययन करें तो आपको पता पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। नदी जल प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि बढ़ती मांग कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई। इसके परिणामस्वरूप नदियों में अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घटता जाता है और दूसरे उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, नदी, ये जलीय जो बॉडीज़ हैं, जलीय संसाधन हैं, वो मानव के लिए कितने आवश्यक हैं, ये प्रकृति के लिए कितने आवश्यक हैं, उसको सुरक्षित रखना, उसको संरक्षित रखना, उसको प्रदूषित नहीं होने देना हम सबों के लिए कितना आवश्यक है, ये सब हम लोग इसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जहाँ पर पानी की स्थितियाँ बड़ी विकट है, वहाँ सूखे की स्थिति कितनी विकट है, वहाँ खाद्यान्न की स्थिति कितनी विकट है और वहाँ उससे समस्याएं कितनी हमारी विकट रूप में बदल रही हैं। तो हमें अपने जलीय संसाधनों को सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है और भविष्य के लिए उसको बनाए रखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।